नमस्कार दोस्तों, आज डॉक्टर मीना बया हमारे साथ हैं। आप एक कलाकार हैं और आपने राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और उदयपुर में काफ़ी काम किया है। आपके चित्र सराहे गए हैं और समकालीन जो आर्ट है उसमें आपका काफ़ी बड़ा नाम है। इसलिए हमें गौरव है कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं। डॉक्टर मीना, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर मीना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कला का जो क्षेत्र है इसके बारे में कई चीज़ें ऐसी हैं जो सुलझी अनसुलझी या एक तरह से एक मानव के रूप में सब जानते हैं, लेकिन विशेषज्ञ होने के नाते मैं आपसे ही चाहूँगा कि आप बताएं अपनी जो आज तक की यात्रा है, ये संक्षिप्त में हमें बताएं। सही मायने में मैं पिछले करीब 40 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। स्टूडेंट टाइम से ही शुरू से ही रुझान था, और मैं यदि मेरी कला यात्रा के बारे में संक्षिप्त में बताऊं तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इस क्षेत्र में आऊंगी। लेकिन मुझे लगता है आज की डेस्टिनी कुछ चीज़ होती है। प्रारंभ में मैं बनना चाहती थी, इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन घर में सबके ये मन था कि ये डॉक्टर बने, तो मैं उस विषय में मुझे दाखिला दिलाया गया, लेकिन मन लगा नहीं। और फिर मुझे लगा अब क्या लेना चाहिए सामने, कुछ उस समय इतनी छोटी अवस्था में ये समझ नहीं पड़ता था कि किस क्षेत्र में जाना चाहिए। मुझे शुरू से ही प्रकृति और ये चीज़ बड़ी आकर्षित करती थी, तो मैंने सोचा चलो ये सब्जेक्ट ले लिया जाए। और म्यूज़िक, क्योंकि मुझे बचपन से ही संगीत का बहुत शौक है और इनफैक्ट बहुत जुड़ाव और लगाव भी है, तो ये इस तरह से मैंने इस सब्जेक्ट में जब दाखिला लिया तो फिर अपने आप से कमिटमेंट किया कि अब यदि इसको आगे नहीं बढ़ाया तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं। मेरी जिद से मैंने ये विषय लिया है। तब से मेरी ये कला यात्रा प्रारंभ हुई और मुझे अच्छे गुरुओं का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। एमए यहाँ मैंने किया अपने MLSU से स्वर्ण पदक के साथ में। उसके पश्चात PhD की जो डिग्री की वो मैंने जैन टेम्पल्स ऑफ मेवाड़, उनके स्कल्पचर पे करी। और उसके पश्चात मुझे मौका मिला, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से एक स्कॉलरशिप मिली, तो दिल्ली में मुझे जाकर के वहाँ रह के ललित कला अकादमी के स्टूडियो में काम करने का मौका मिला। उससे बहुत चीज़ें मेरे जीवन में परिवर्तित हुई कला के क्षेत्र में। वहाँ बड़े बड़े जो नामचीन कलाकार थे उनके साथ बैठ कर के काम करना, उनके काम करने का तरीका, और सबसे पहली चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, डिसिप्लिन। वहाँ पर जाकर के मैंने स्टूडियो डिसिप्लिन सीखा, जो कि आज भी बरकरार है। और उससे लगता है कि लाइफ में यदि डिसिप्लिन है तो कहीं आप अटकते नहीं हैं। किसी भी क्षेत्र में जाएं, बहुत अच्छे से आप सफलता के साथ कार्य कर सकते हैं। वहीं से मौका मिला ब्रिटिश काउंसिल से इंग्लैंड जाकर के वहाँ कुछ देर काम करने का। वो काम पेंटिंग में नहीं था, वो प्रिंट मेकिंग का काम मैंने वहाँ पर सीखा। और उसके पश्चात वापस यहाँ पर मैं आई। इसके साथ ही यदि मैं यूँ कहूँ कि कला यात्रा तो मेरी यूँ चल ही रही थी, साथ ही मेरा कॉलेज एजुकेशन जो है अपने राजस्थान हाई एजुकेशन, उसमें मेरा सिलेक्शन पहले से ही हो गया था, तो मैं कॉलेज में भी यही विषय पढ़ा रही थी। तो मुझे दोनों ही तरफ से बहुत ही इसका फ़ायदा इस तरह से मिला कि मैं नए नए बच्चे जो मेरी क्लास में आते थे उनको मैं सिखाने के साथ साथ हर दिन सीखती भी थी। उससे मेरी कला यात्रा को एक गति मिली और उससे आज तक मैं अपने क्षेत्र में काम करती आ रही हूँ। ललित कला अकादमी राजस्थान से मुझे 3 बार मुझे कहते हुए कहना चाहिए कि हर्ष भी है, और मैं सबका धन्यवाद भी करती हूँ कि गुरुजनों के उससे मुझे 3 बार पुरस्कृत किया गया राजस्थान ललित कला अकादमी से। नेशनल ललित कला अकादमी में भी कई बारी मुझे मेरे चित्रों की प्रदर्शनी हुई। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार शोज़ हुए और वहाँ पर भी मेरे चित्रों की और मेरे कलाकृतियों की प्रदर्शनी करने का मुझे मौका मिला, और जो अभी तक अनवरत है। आपने जो जैन टेम्पल्स हैं उनकी मूर्ति शिल्प पे अपना शोध किया, क्या कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? उसके बारे में क्या अनुभव रहे? बिल्कुल, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और आपने प्रश्न पूछा तो मुझे बहुत आज खुशी भी हो रही है और आनंद भी महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं तो चित्रकला के क्षेत्र से हूँ जी। और चूंकि मैं जैन टेम्पल्स, एक तो बता दूं कि मैं जैन परिवार से हूँ,
तो मेरे फादर ये चाहते थे कि तुम इस क्षेत्र में हो तो इस मंदिरों के ऊपर कुछ काम किया जाए। मेरे लिए नया था विषय, क्योंकि मूर्ति शिल्प में मैंने किसी भी तरह की कोई परंपरागत शिक्षा नहीं ले रखी थी। पर चूंकि ये शोध का विषय था, तो मैंने, मेरे गुरु हैं, मेरे जो गाइड थे, उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से इसमें कार्य किया। सामग्री तो भरपूर थी, सामग्री भरपूर थी, क्योंकि चारों तरफ बिखरा पड़ा है वैभव। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हम किसी मंदिर को देखते हैं तो हमारे जहन में एक सिंपल सी चीज आती है कि ये मूर्तियां बनी हुई है, ये पुतलियां हैं, लोग उसको पुतलियां बोलते हैं। जी, जी। लेकिन नहीं, उसका पूरा एक शास्त्र है, पूरा उसका एक शास्त्र है, शिल्प शास्त्र है। और इसमें हम यूं कैटेगराइज करें कि जैन टेम्पल और हिंदू टेम्पल्स, इनकी अलग अलग, चाहे उनका स्ट्रक्चर वैसा ही होगा लेकिन उनके विषय अलग होते हैं। देवताओं के अनुसार भी कुछ विभाजन है, बिल्कुल है। और उसमें आप एक चीज और देखें कि जैन टेम्पल्स है, उसमें जो कहना चाहिए कि बाहर जो इसका एक पूरा, हम यूं कहें कि मंदिर जो है वो पूरा मानव शरीर जैसा है जी। हमारे जैसे नीचे पैर होते हैं, उसमें खुर भाग है, जैसे जगती भाग बनता है। जो मेरे सामने जो तस्वीर आती है एक जैन मंदिर की, वो ये आती है कि बहुत सारी सीढ़ियां हम चढ़ के जाते हैं, जबकि सामान्यतः अन्य मंदिरों में कई जगह सीढ़ियां कम भी होती हैं। इसका कोई कारण? इसका एक्चुअली क्या होता है कि इसका हम यूं कहें कि जैन मंदिर या हिंदू मंदिर या किसी वैष्णव दूसरे मंदिर की बात नहीं करके सिंपल हम मंदिर आर्किटेक्चर की बात करें जी। तो इसमें क्या होता है कि जो मंदिर बनता है वो डिपेंड करता है कि वो बनाने के लिए आपके पास कितना बजट है। फिर इसके अलग अलग प्रकार होते हैं कि वो सिंपल मंदिर बनेगा, पंचायत शैली का बनेगा, या हमारे इसके जैन कम्युनिटी के अंदर जो शास्त्र है उसके अनुसार वो 24 इसको बोलते हैं 52 जिनालय बनेगा या 72 जिनालय बनेगा। तो इसकी अलग अलग पूरी शास्त्रीय व्याख्या के साथ इसको और उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। उनके स्थान भी तय होते हैं? बिल्कुल, उनके स्थान भी तय होते हैं। पूजा पद्धति भी इनकी पूजा पद्धति भी बिल्कुल ही उनकी अपनी अलग है, हिंदुओं की अलग है, जैन की अलग है। एक बड़ा अंतर है दोनों में जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैन टेम्पल में अंदर जो गर्भभाग है जी, उसमें हमेशा तीर्थंकर, जैसा कि 24 तीर्थंकर होते हैं, उसमें किसी भी तीर्थंकर की प्रतिमा एक से अधिक भी हो सकती है, लेकिन वो मंदिर हमेशा एक तीर्थंकर को समर्पित होगा और उसको उस मंदिर उस नाम से जाना जाता है। बताएं? हाँ, मंदिर का जो बाहरी हिस्सा है वो भी कलाकृतियों से लगभग सुसज्जित होता है हर जगह। पुराने जो जैन मंदिर हैं उनमें आप देखेंगे कि बाहर की तरफ भी पत्थर पे बहुत सारी उकेरी गई चित्र होते हैं। इनका भी कोई शास्त्र है क्या? बिल्कुल है। मैं आपको शुरू से बहुत शॉर्ट में एक बताती हूँ कि शुरू में जो होता है वो भाग जगती भाग है। उसके बाद जब हम उसमें चढ़ के अंदर प्रवेश करते हैं तो फिर आता है रंग मंडप, और उसके बाद में आता है सभा मंडप, चौकी भाग, उसके पश्चात में अंदर आपका गूढ़ मंडप आ जाता है, और उसके बाद गर्भगृह आ जाता है। और गर्भगृह और इस गूढ़ मंडप के बीच में होता है कौली भाग। ये तो हो गया अपना प्लिंथ लेवल हो गया। अब यदि हम उधर छंद यानी कि उसको वर्टिकल देखें तो उसका अलग शास्त्र है। उसमें पहले जगती भाग बनेगा, फिर उसके बाद कुंभा भाग बनेगा, और उसके बाद जंगा भाग बनेगा, उसके बाद कंठ बनेगा, और फिर उसके बाद बनेगा शिखर। यानी कि मंदिर जो पूरा है वो एक व्यक्ति का स्वरूप है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके पैर भी हैं, बिल्कुल, पेट भी है, एक तरह से मुंह भी है, चेहरा भी है, गर्दन भी है, कंठ भाग भी है, और आपका शिखर भाग भी है। एक तरह से वो जीवंत विचारशील एक इसीलिए उसको देवालय बोलते हैं, जहाँ देवता निवास करते हैं, उनका घर है। ये काफी अलग तरह का एक तरह से जानकारी है जो कि आपसे मिल रही है हमको। मंदिर न केवल जैन मंदिर बल्कि बाकी जो मंदिर हैं, चाहे भले हिंदू मंदिर हैं या जो दूसरे संप्रदायों के भी विशेष मंदिर हैं, लगभग सभी के पीछे व्यक्ति वाला विचार लागू होता है। मोस्टली ऐसा मानते हैं कि ये पूरा एक उसी का मानव उसी का है, और उसी तरह से हम उसको करते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी परिकल्पना रही है कि आप जिसको पूजनीय मानते हैं या देवता मानते हैं, उसके निवास के लिए एक आपको देवालय जहां उनको स्थापित किया जाए।
और उनको हम, अब क्या है कि जो पूजा होती है, हो सकता है कि हम थोड़ा सा इससे अतिरेक, लेकिन पूजा होती है वो दो तरह की होती है, साकार और निराकार। जो हम लोग हैं जिनका हमारी समझ आध्यात्म में बहुत ऊपर नहीं है, तो वो साकार पूजा की तरफ जाते हैं। उसके लिए हमको कुछ तो भी ऐसा चाहिए जो कि हम अपना सामने हो। यस, तो उसके लिए ये मंदिर और उसके अंदर देवता कह दें, तीर्थंकर कह दें हैं। और एक जैन मंदिर में जो अलग से चीज है वो मैं आपको बताती हूँ, भेद है। कभी भी अंदर युगल स्थापित नहीं होते हैं, क्योंकि आप देखिए तीर्थंकर हैं वो उनको वितरागी माना जाता है। हमारे दूसरे वैष्णव मंदिर हैं, जैसे आप कृष्ण मंदिर देख लें तो उसमें राधा कृष्ण रुक्मिणी, हाँ ऐसा रहेगा। इसमें हमेशा अंदर तीर्थंकर एक ही होते हैं, उसमें युगल स्वरूप कभी भी स्थापित अंदर नहीं होते हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि कई सारी बाहर डेकोरेशन होता है, कई सारी प्रतिमाएं होती है, उनका सबका भी शास्त्र है। हाँ, और मीनिंग है कि कहाँ पर क्या बनेगा। थोड़ा बताएं। ये आप देखिए कि जब हम, पहले मैं बाहर का बताती हूँ आपको, जगती भाग में जो बनता है उसमें आप नीचे ही नीचे का जो पोर्शन होता है मंदिर में, उसमें आप देखिए कि पुल्ले बने होते हैं, कई सारे सोशल लाइफ बनी होती है और ज्योमेट्रिकल शेप्स बने होते हैं। उसके बाद कुंभा भाग आते हैं। कुंभा भाग के अंदर अलग तरह की छोटी छोटी आकृतियां बनी होती है, फुल्ले भी बनते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स भी बनते हैं, छोटी छोटी देवी आकृतियां भी हो सकती हैं। वो देवी आकृतियां संबंधित होगी वो मंदिर किसको समर्पित है जी। उनका पूरा एक परिवार होता है। उसके पश्चात हम जंगा भाग में आते हैं। उसमें आप देखिए बहुत बड़ी बड़ी, जिनको हम पुतलियां कहते हैं आम भाषा में, वो अप्सराएं भी होती हैं। इन अप्सराओं के फिर अलग अलग प्रकार हैं। और इसके बाद में दिक्पाल बनते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 10 दिशाएं होती है तो 10 दिक्पाल भी होते हैं। इस तरह से 8 दिक्पाल तो ऐसे बनते हैं 8 दिशाओं के, एक अधो और एक अनंत। वो कभी कभी स्पष्ट रूप में बनाए भी जाते हैं, कभी उसकी परिकल्पना रहती अदृश्य छोड़ देते रहती है। लेकिन ये जो 8 दिक्पाल हैं, ये 4 जो मेन दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इनके बीच में जो ईशान कोण है, तो यहाँ पर अलग दिक्पाल बनते हैं। इससे मंदिर की दिशा का भी ज्ञान हम कर सकते हैं। तो मंदिर निर्माण में ज्योतिष या कई सारी चीजें, वास्तुशास्त्र पूरा है इसमें। पूरा है और हर मंदिर में है। हमारे यहाँ तो घरों तक में आजकल वास्तु की बात होती है। खैर उस विषय पे बाद में बात करेंगे कभी। आप क्योंकि समकालीन कला पे हमको बात करनी है, इस समय का जो परिदृश्य है इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं समझती हूँ कि अभी समकालीन कला का जो क्षेत्र है, इसका जो पट है या इसका पिक्चरल हम कहें कि इसका जो कैनवस है, अभी काफी बड़ा है। इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं। पहले केवल पेंटिंग तक ही सीमित था, जिसमें केवल रंग, ब्रश और कैनवस तक ही चीजें सीमित थी। अब कई सारी चीजें हो गई, इसमें 3 डायमेंशनल चीजें भी आ गई हैं। कुछ चीजें ऊपर से हाई रिलीफ, लो रिलीफ, इंस्टॉलेशन, कई सारी चीजें इसके अंदर सम्मिलित होती जा रही हैं। इवन मैं तो कहूंगी कि डिजिटलाइजेशन जिसकी बात हम करते हैं, आज डिजिटल आर्ट भी इसमें जो टेक्निक है उसका भी प्रयोग काफी होने लगा है। आपने लंबी यात्रा देखी है ट्रांसफॉर्मेशन की, बड़ा इंटरेस्टिंग है आपसे बात करना। वो भी समय था जब आपके पास सिर्फ तुलिका होती थी और कैनवस होता था, और आज एक समय है कि जब आप गूगल पे उसका एक कॉम्बिनेशन, अपना जो कल्पनाओं का संसार है वो बिना अपना रंग और दवात से यूज किए आप बना करके दे सकती हैं। मोबाइल्स आपके पास हैं जिसमें आप सेव करके रख सकती हैं। लैपटॉप्स की अपनी एक अलग उपयोगिता है। इस सारे इसका कितना प्रभाव पड़ा है आप पर या आप जैसे जो कलाकार हैं उन पर? मैं समझती हूँ कि एक तो मैं सबसे पहले जब पेंटिंग करना शुरू किया था, ये आज जो टेक्निक्स है ये बहुत अच्छी है। क्योंकि हमको समय के साथ चलना होता है, समय कभी हमारे साथ नहीं चलता, समय के साथ चलना है। और जो हमारी पहले की जो चीजें हैं वो हमको उनको कभी खराब नहीं कह सकते, वो भी अच्छी थी। आज भी बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। अंदर का व्यक्ति विरोध तो करता है, बिल्कुल करता है,
लेकिन इसमें एक चीज है जो मैं आपके साथ यहाँ साझा करती हूँ। रंग और ब्रश, एक उसका फील जो हाथ में आता है उसका एक अलग मजा है। वो अब उतना ही आ रहा है, कुछ मिसिंग है? ये डिपेंड करता है कि आप जो टेक्निक्स है उसको आपके काम में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आप उसको अपना समय बचाने के लिए निश्चित रूप से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि बहुत पहले लेआउट्स बनाते थे कि भाई हमको इस तरह का काम करना है, थोड़ा सा एक लेआउट बनाए। अब उसमें आप यदि टेक्निक को यूज करें तो उस समय को बचा के आप उसमें थोड़े ही समय में कलर स्कीम, कई सारी दूसरी चीजें हैं, मॉडिफिकेशन, वो आप उस पर कर सकते हैं। देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन गो ऑन योर मेन कैनवस। दो सवाल हो रहे हैं, शॉर्ट में आपसे उत्तर चाहूंगा क्योंकि समय कम है हमारे पास। कोविड-19 एक मौका भी था, एक त्रासदी भी थी, आपके लिए क्या था? हर कलाकार भी इंसान होता है, उसकी भी अपनी फीलिंग्स होती है। और जहां तक आर्टिस्ट की बात करें तो ऐसा मानते हैं कि फीलिंग्स उसमें होती है और उसी से चीजें बाहर निकल के आती है, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे म्यूजिशियन हो, डांसर हो, राइटर हो, पेंटर हो, एनीबॉडी। कुछ दुनियादारी से बचने का मौका भी तो मिला था उस वक्त प्रकृति के बहुत नजदीक जाने का मौका मिला। आमतौर पे हम जद्दोजहद के टाइम में प्रकृति से इतना रूबरू नहीं हो सकते हैं। उसमें चिड़ियों की आवाज जो वर्षों से नहीं सुनी जाती थी, चिड़ियों की आवाज भी सुनाई दी और प्रकृति के साथ एक अलग तरह का डायलॉग हुआ। मीना जी, अंतिम सवाल, राजस्थान, उदयपुर पर्टिकुलर, यहाँ का जो परिदृश्य है इस समय, क्या उससे संतुष्ट हैं? अच्छी दिशा में हम जा रहे हैं कला की दृष्टि से? मैं इस जगह ये कहूँगी कि काम तो बहुत हो रहा है, यंग लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी और एक्सपोजर की ज़रूरत है और हमारा जो उदयपुर शहर है वो वैसे भी टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। उनको और काम देखना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि उनका अपना उसमें मूल दिखे। मीना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और चर्चा और भी संभव है, लेकिन समय हमारे पास कम है। आपके साथ ये यात्रा इसी तरह से चलती रहे, हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।